हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग हियर फिजिक्स इन माय व्यू। और हमारा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो चुका था, रिफ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका था। आज इंटरफेरेंस चलेगा। इंटरफेरेंस को बहुत अच्छे एग्जांपल्स के द्वारा समझेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो 12th के बच्चे जो पढ़ चुके हैं उन्हें महसूस होगा इस बात का कि हम लोग पढ़ते हैं, हमें रिफ्लेक्शन अच्छे समझ में आता है क्योंकि वो 10th का पढ़ा हुआ होता है। रिफ्रैक्शन भी अच्छे समझ में आता है क्योंकि वो 10th का पढ़ा हुआ होता है। पर जब बात आती है इंटरफेरेंस की तो वहाँ थोड़े हाथ पैर डगमगा जाते हैं। पर ऐसा बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। इंटरफेरेंस उतना ही ईजी महसूस होगा जितना रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन महसूस हुआ। तो स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस कैसे कैसे। तो इंटरफेरेंस पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं। ज़्यादातर टीचर्स जो करते हैं वो एज अकॉर्डिंग टू सिलेबस जैसा दिया होता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब कि बुक में दिया होता है सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो बताते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यंग डॉल्स एक्सपेरिमेंट आता है, फिर लगभग एक हफ्ते के बाद जाके वो इंटरफेरेंस चैप्टर कंप्लीट होता है। अपन लोग क्या करेंगे, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा। तो मैं सबसे पहले यंग डॉल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा, फिर वहाँ बताऊंगा कि उसके जरिए इंटरफेरेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे वहाँ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं। पूरा खेल फ्रिंजेस का ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो धर्म है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट समझेंगे। हेडिंग डालेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब कुछ बंदे सोचेंगे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनकी बात चल रही है। वैसा तो ज़्यादा लोगों को पता है, जो जेम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको पता है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पहली बात तो ये इंटरफेरेंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है। अगर मैंने इस एक्सपेरिमेंट को समझ लिया तो इसका मतलब हमें इंटरफेरेंस समझ में आ जाएगा। और अगर इस एक्सपेरिमेंटली जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं ना तो उसके बारे में थ्योरी लिखना थोड़ा ईजी पड़ जाता है। तो मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के से स्टार्ट ना करके यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। यंग फिजिसिस्ट का नाम है, जैसे आपने यंग मॉडुलस पढ़ा हुआ इलास्टिसिटी में 11th में, वो वाले फिजिसिस्ट है। और डुअल स्लिट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो स्लिट ली जाएंगी। स्लिट का मतलब होता है बारीक छिद्र। क्या नाम होता है इसका? बारीक छिद्र। तो दो बारीक छिद्र होंगे और उसके जरिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया जाएगा। अब दो बारीक छिद्र से कैसा परफॉर्म हो रहा है एक्सपेरिमेंट समझेंगे इस बात को। तो यहाँ पे आप दो बारीक छिद्र लेंगे, ये एक स्लिट हो गया और ये दूसरी स्लिट हो गई। इसका नाम है स्लिट S1, इसका नाम है स्लिट S2, ठीक है। तो ये दो बारीक छिद्र हो गए, इनका नाम स्लिट S1 और S2 हो गया। और अब बात ये चल रही है कि अगर इसके बाहर से यहां से कोई लाइट सोर्स, अगर यहां से कोई लाइट सोर्स रखा जाए, यहाँ पर लाइट सोर्स रखें हम, ये S है, ऐसे कर लेते हैं, लाइट सोर्स, लाइट शुरू के 1-2 मिनट फ्लो पकड़ने में लग जाते हैं ना। तो ये लाइट सोर्स जब मैंने रख दिया, इसे रखना है जस्ट बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच। आपको एक एक पॉइंट में समझा दूंगा कि क्यों है, कैसा है, बीचों बीच रखने से क्या होगा, दूर रखने से क्या होगा। बस आप जितनी देर का लेक्चर उसमें बने रहें। तो मैंने जैसे बताया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्या होगा। यंग फिजिसिस्ट का नाम है, डबल स्लिट मतलब दो बारीक छिद्र लेने हैं। तो मैंने ये दो बारीक छिद्र ले लिया और ये बाउंड्रीज हैं जो सेपरेट करते हैं इधर के मीडियम को इधर के मीडियम से। वैसे मीडियम सेम है और ये दो बारीक छिद्र है। अब बात आती है यहाँ से जब रोशनी जाएगी और यहाँ से जब रोशनी जाएगी ऐसे, रोशनी जाएगी ऐसे। तो अगर यहाँ स्क्रीन है एक, जैसे स्क्रीन कह रहा हूं मैं, स्क्रीन। तो अभी तक जो एंशिएंट टाइम में हमने थोड़ा पढ़ा था, कोर्सुलर थ्योरी पढ़ी होती है, जैसे न्यूटन का कणिका सिद्धांत कहते हैं। तो वहाँ लाइट को पार्टिकल माना जाता है। तो पार्टिकल नेचर के द्वारा समझाया जा सकता था रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन। यहाँ समझेंगे। सबसे पहले पार्टिकल थ्योरी आई। कैसे आई? पार्टिकल थ्योरी। तो पार्टिकल थ्योरी जिसे कहते हैं कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत। तो कणिका सिद्धांत जो था वो किसने दिया था? वो दिया था न्यूटन ने। और इसके द्वारा क्या समझा सकता था? इसके द्वारा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी समझा सकते थे। फिर आई, इसके बाद आई रे थ्योरी। रे थ्योरी जिसे पढ़ते हैं हम रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के द्वारा भी क्या समझा सकते थे? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसी का परिवर्तित रूप आया एक बार, वेव थ्योरी। ये इसके द्वारा क्या बता सकते हैं? रिफ्लेक्शन भी, रिफ्रैक्शन भी, और उसके बाद इंटरफेरेंस भी और डिफ्रैक्शन भी। अच्छा, थ्योरीज होती क्या है समझेंगे। थ्योरीज होती क्या है? सबसे पहले एक फिनोमेना डिस्कवर किया जाता है, फिर देखा जाता है फिनोमेना को हम एक्सप्लेन ओल्ड बेसिस थ्योरी के द्वारा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स में पहले सिर्फ क्या था? न्यूटन फॉर्मूला था। न्यूटन के जो गति के नियम थे, 3 नियम, और 3 नियम पढ़े होंगे बचपन में आपने, और उन्हीं के जरिए हम चीजों को समझाया कर देते हैं। और लोगों ने ये तक कह दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन और बड़े बड़े टॉप फिजिसिस्ट ने, कि न्यूटन ने गति के नियम दे दिए, मतलब फिजिक्स खत्म हो गई। लेकिन जैसे जैसे आगे चीजें डिस्कवर की, जैसे कि न्यूक्लियर फिजिक्स आया,
और पार्टिकल फिजिक्स आया, क्वांटम मैकेनिक्स आया, जहाँ न्यूटन के नियम से रिजल्ट प्राप्त नहीं किया सकते तो वहाँ क्वांटम फिजिसिस्ट आए और नए लॉज आए, जैसे कि आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था और बहुत सारे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, अनफेस्ट थ्योरम हो गई, ये सारी चीजें आई। तो पहले फिनोमेना आता है, फिर उसको समझाने के लिए नए लॉज डिस्कवर किए जाते हैं। तो आपका जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन था, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, इसे हम पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर दिया था न्यूटन ने, और वो थ्योरी में बताने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, वरना बहुत शानदार थ्योरी थी कि उसके द्वारा रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन को उन्होंने कैसे समझाया पार्टिकल थ्योरी के आधार पर। फिर रे थ्योरी है, रे के द्वारा हमने पढ़ लिया, और हम जो पढ़ते हैं हमने रे ऑप्टिक्स के आधार पर पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा लाइट गई और ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ये हुई, प्रिज्म रिफ्लेक्शन पढ़ा, सब में रे मानी थी। लेकिन जब इंटरफेरेंस की घटना ने जन्म लिया, जो कि यंग डोल्स मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा क्या थी इंटरफेरेंस की घटना, तो उसे समझाया नहीं जा सकता था पार्टिकल थ्योरी से, उसे समझाया नहीं जा सकता रे थ्योरी से, उसको समझाया जा सकता था वेव थ्योरी से। तो वेव थ्योरी किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था, हाइगेंस वेव थ्योरी। तो हाइगेंस ने अपनी वेव थ्योरी दी, जिसके बेसिस पर आप इंटरफेरेंस को समझ सकते हैं। इंटरफेरेंस में क्या होता है कि अगर दो स्लिट हैं, छिद्र है, और यहाँ से लाइट सोर्स से लाइट बहुत सारी निकलेगी, तो लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो स्क्रीन पर उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्यों बन रहा था उसके पीछे लॉजिक समझेंगे। नॉर्मली हम सोचेंगे कि अगर हम देखें कि कमरे, यहाँ से अगर रोशनी जाएगी, खुद सोचो, ये एक दीवार है, मान लीजिए एक दीवार है, एक दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार है, मेरा कमरा है, दिस इज माय रूम, दिस इज माय रूम, और ये तुम्हारा कमरा, दिस योर रूम, योर रूम। तो मैं क्या, मेरे कमरे में क्या है, दो छिद्र हैं, दो, ये मेरे कमरे और तुम्हारे कमरे के बीच की बाउंड्री में ये दो छिद्र हैं मान लीजिए, और तुमने कमरे में अंधेरा करके सो चुके हो, सो गए हो। तो अब होना क्या चाहिए कि मेरे कमरे में उजाला है क्योंकि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर बना रहे हैं, और तुम्हारे कमरे में तुम्हारे कमरे में तुम बोले भाई रात हो गई, हम सो जाते हैं। अब होना क्या चाहिए कि अगर दो छिद्र हैं तो मेरे कमरे में जो कि उजाला है, यहाँ से रोशनी जानी चाहिए, और तुम्हारे कमरे की दीवार पर दो ब्राइट पॉइंट बनने चाहिए, यहाँ पर उजाला होना चाहिए और यहाँ पर एक उजाला पॉइंट होना चाहिए था, है ना, यही नॉर्मली होना चाहिए, और होगा भी ऐसे ही, क्योंकि कमरा तुम्हारा करके देखना ऑब्जर्व, अपने कमरे की दीवार में दो छिद्र करें, पार वाले कमरे में उजाला दिखाई दे, तो ये होना चाहिए था, पर होता नहीं है। नॉर्मली ऐसा ही होगा, और होगा कब नहीं, तब होगा अगर ये लाइट जो है, जो वेव नेचर वास्तव में होता है, इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, क्या होती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है लैम्डा, अगर उसी के आसपास के ऑर्डर की स्लिट बनाई जाए, मतलब स्लिट की चौड़ाई बहुत कम हो, स्लिट की चौड़ाई बहुत कम हो, तब आपको ये उजाले नहीं मिलेंगे, और ये स्लिट जो थोड़ी पास होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, पास पास। जब स्लिट पास पास होगा तो क्या होगा, आपको यहाँ उजाला नहीं मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा ब्राइट, ब्राइट, डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, तो ब्राइट डार्क पैटर्न मिलेगा। तो मिटा के मैं साफ करके बताता हूँ आपको कैसे पैटर्न मिलेगा, एक्सपेरिमेंट समझ जाओगे तो सब समझ में जाएगा यार, धीरे धीरे फ्लो बन जाएगा, सुनते रहो, तुम कहानी सुनते रहो, कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात चल रही थी, यहाँ पे एक स्क्रीन थी, स्क्रीन सीधी नहीं बनी, स्क्रीन सीधी नहीं बनी, अब बनेगी, अब बनेगी स्क्रीन सीधी, ये स्क्रीन है मान लो, अभी सीधी नहीं बनी, कोई बात नहीं, लगभग सीधी बन गई, अब बनेगी सीधी, अब बनेगी सीधी अप्रोक्सीमेट। तो ये आपका स्क्रीन है, तो यहाँ पर एक ब्राइट पॉइंट होना चाहिए था, और यहाँ पर ब्राइट होना चाहिए था, और यहाँ पर डार्क होना चाहिए था, और सॉरी ब्राइट होना चाहिए था। और होता ये है यंग डोल्स एक्सपेरिमेंट में, अगर ये स्लिट की चौड़ाई इस आने वाली इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर की हो, तो यहाँ ब्राइट और ब्राइट, दो ब्राइट पॉइंट न मिलकर बहुत सारे ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जब मिली तो फिर वहां पर नई थ्योरी का जन्म लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि न्यूटन की थ्योरी के आधार पर हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, रे थ्योरी के आधार पर हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि रे थ्योरी ने तो पॉइंट बनाया था। अगर हम रे थ्योरी को लेकर चलें, जो हमने अभी तक पढ़ा कि ऐसा रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा रिफ्लेक्शन होता है, तो उस रे थ्योरी ने ही कहा है कि अगर यहाँ पर छेद है तो यहाँ पर उजाला होगा, यहाँ पर छेद है तो यहाँ पर उजाला होगा। मतलब रे थ्योरी ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं बता पा रही हूँ कि यहाँ ब्राइट डार्क फ्रिंजेस कैसे बनेंगी, समझ में आ रही बात। तब वहां पर आता है हाइगेंस वेव थ्योरी। तो हाइगेंस वेव थ्योरी ये कहती है कि होता ये है कि आप ये मानकर चलिए, आप इसे समेटा कर साफ करके बताता हूँ, आप ये मानकर चलिए कि जैसे पानी में अगर पत्थर मारा जाए, पानी में अगर ये मान लो वाटर है, ये पानी में अगर पत्थर मारा जाए तो वहां पर लहरें पैदा होती हैं, ऐसे गोल सर्कल फिर में, तो ये क्या होती है, 2D वेव्स होती हैं, 2D वेव्स। वैसे ही जब कभी लाइट सोर्स से लाइट निकलती है
तो वो स्फेरिकल सिमेट्री में निकलती है इस प्रकार से। वेव्स तो तुम्हें पता ही है, ये जो वास्तव में ऐसे दिख रही है, ऐसे ऐसे चल रही होती है। तो जब कभी लाइट हो या कोई भी वेव हो, वास्तव में इस फॉर्म में चलती है। कैसे फॉर्म में चलती है? इस फॉर्म में चलती है। कैसे फॉर्म में चलती है? इस फॉर्म में चलती है। इस ऊंचे वाले भाग को कहा जाता है हिंदी में श्रृंग और इंग्लिश में कहते हैं क्रेस्ट, और इस दबे हुए भाग को कहते हैं हिंदी में ग्रत और इंग्लिश में ट्रॉफ। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वेव जो है वो श्रृंग ग्रत के फॉर्म में चलती है। आपको याद रखना है कि क्रेस्ट ट्रॉफ के फॉर्म में चलती है, जहां क्रेस्ट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट होता है और ट्रॉफ जो है वो मिनिमम पॉइंट होता है। तो अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो मैं क्रेस्ट ट्रॉफ को ऐसे डिनोट कर सकता हूं, लेकिन अगर मुझे दिखाना है इस तरीके से तो मैं बता नहीं सकता कौन सा पॉइंट क्रेस्ट है, कौन सा पॉइंट ट्रॉफ है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि क्रेस्ट ट्रॉफ वाली सिमेट्री जो है, पानी में मैंने पत्थर मारा और इस प्रकार से जो वेव्स बन रही थी उनमें ये वेव ऐसे ऐसे करके चल रही होंगी, तो आपको दिख नहीं पा रहा होगा। तो ऐसे ऐसे वाली जो सिमेट्री है उससे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं मानूंगा कि ऊंचा वाला भाग जो है, ऊंचा वाला भाग वो डार्क है और जो नीचे वाला भाग है वो डॉट डॉट है। फिर ऊंचा वाला भाग ये मैंने डार्क बना दिया और डॉट डॉट वाला नीचे वाला भाग है। तो एक तरीके से मैंने मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली बता दिया कि ये वेव ऐसे चल रही है, ऐसा आप मानो। ठीक है, मानना है कि पत्थर मारा और वेव ऐसे ऐसे चल रही है नदी में। ठीक इसी प्रकार से अगर ये लाइट सोर्स है तो लाइट सोर्स से भी क्या होगा, जब लाइट निकलेगी, लाइट सोर्स से भी जो लाइट निकलेगी तो ऐसे ही निकलेगी। कैसे निकलेगी बताता हूँ। लाइट सोर्स से लाइट निकली, ये क्रेस्ट फिर ये ट्रॉफ, फिर ये क्रेस्ट फिर ये ट्रॉफ, ठीक ऐसे लाइट निकलेगी। अब हाइगेन्स सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी ये कहती है कि भाई साहब ये जो लाइट निकल रही है जिसे आप क्रेस्ट ट्रॉफ कहते हैं, वास्तव में वेव फ्रंट है। क्या है ये? वेव फ्रंट। शेप कैसी है इसकी? सर्कुलर। तो सर्कुलर वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है। तो थ्योरी अगर आप लिखना चाहें ऐसे सोर्स थ्योरी आप लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं, जब कभी सोर्स से लाइट निकलती है तो वो सोर्स से लाइट 3D सर्कुलर वेव फ्रंट के फॉर्म में निकलती है। और हाइगेन्स के सेकंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अगर स्लिट S1 S2 इसके सामने प्रेजेंट है तो सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। मतलब जैसा ये सोर्स है वैसे इससे भी रेज निकलेंगी ऐसे। क्रेस्ट ट्रॉफ, ओए होए ट्रॉफ, ठीक से समझा? ट्रॉफ फिर क्रेस्ट फिर ट्रॉफ। ज्यादातर लोगों को गलत ही बनता है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं कि यहाँ पे सही बनेगा, पर मैं आपको महसूस करा दूंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ना। मेन मुद्दा समझाने का है, वो अपन की जिम्मेदारी है। अपन समझा देगा। क्या बोल रहे हो? अपन टपुन लैंग्वेज। अब आपके जिज्ञासा में आ रही होगी भाई गुरुजी ये आप तो क्रेस्ट ट्रॉफ कहते सब कर क्रेस्ट कैसे बना रहे हो? अभी करेंगे डॉट डॉट। पहला वाला क्रेस्ट है, दूसरा वाला ट्रॉफ है, फिर क्रेस्ट है, फिर ट्रॉफ है, फिर क्रेस्ट है, ट्रॉफ है। ठीक है, ऐसी पहला वाला क्रेस्ट है, फिर ट्रॉफ है, फिर क्रेस्ट है, फिर ट्रॉफ है, फिर क्रेस्ट है, फिर ट्रॉफ है। अब समझते हैं बात को। क्रेस्ट कहते हैं उठे वाले भाग को, ट्रॉफ कहते हैं दबे वाले को। क्रेस्ट कहते हैं उठे हुए भाग को, ट्रॉफ कहते हैं दबे भाग को। तो थ्योरी ये कहती है कि यहां से एस सोर्स से लाइट आई, एस सोर्स से लाइट आई, एस सोर्स से लाइट आई और क्रेस्ट ट्रॉफ फॉर्म में आई। अगर हम देखें वेव कैसा होता है तो वेव इस टाइप के नेचर का होता है और कंटिन्यूअस लाइट को क्रेस्ट कहते हैं और डिसकंटिन्यूअस लाइट को ट्रॉफ कहते हैं। कंटिन्यूअस लाइट को क्रेस्ट कहते हैं और डिसकंटिन्यूअस लाइट को ट्रॉफ कहते हैं। अब कैलकुलेशन क्या होनी है? कैलकुलेशन ये होनी कि आपको देखना है कट कौन सी लाइन रही है, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है या ट्रॉफ से ट्रॉफ मिल रहा है, ये एनालिसिस आपको देखना है। तो अगर आप देखें तो मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, पहले समझो आपको ध्यान से। एक एक पॉइंट को आपको समझना है कि किस चीज से कौन सी लाइन मिल रही है। क्रेस्ट मिल रहा है या ट्रॉफ मिल रहा है। अगर ये चीज आप समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि वो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस जो बन रही थी वो कैसे बनती है। तो यहाँ मान लीजिए आप ऑप्शन में बता दे रहा हूँ मैं कि वेव अगर इस तरीके से है तो इस वाले पॉइंट को क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। और इस वाले पॉइंट को कहते हैं ट्रॉफ कहते हैं। और जब कभी ऊंचे वाले भाग से ऊंचा वाला मिलेगा, मतलब ऐसे इससे मिल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा ऊंचा बनाएंगे, जिसे कहते हैं ब्राइट, और सिंबल होता है ये। इसी प्रकार से अगर नीचे वाले भाग से नीचे वाला मिलेगा तो एक बहुत बड़ा नीचा बनाएंगे, जिसे कहते हैं ब्राइट। अब बात आती है नीचा नीचा मिला के भी ब्राइट क्यों बन रहा है?
क्योंकि बिकॉज ऑफ ये चीज जो ऊंचा है या जो नीचा है, जो मैक्सिमम मिना, ये लाइट का एम्पलीट्यूड है। आपको ये नहीं देखना है कि किस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव या निगेटिव, आपको देखना है कि ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड है वो बड़ा है। तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड बढ़ने का मतलब क्या है कि वहां पर इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो अगर ये नीचे हो या ऊपर है, आपको देखना है एम्पलीट्यूड में क्या हुआ, फाइनल एम्पलीट्यूड क्या हुआ। तो फाइनल एम्पलीट्यूड बढ़ा है, इसलिए दोनों स्थिति में ब्राइट पॉइंट मिलेंगे, दोनों स्थिति में ब्राइट पॉइंट मिलेंगे। तो क्रेस्ट मिले जिसे C+C कह रहा हूं, या ट्रॉफ मिले जिसे T+T कह रहा हूं, ये आपका ब्राइट पॉइंट ही बनाएगा। क्रेस्ट और ट्रॉफ मिलकर ब्राइट पॉइंट बनाते हैं। अगर बात करें क्रेस्ट और ट्रॉफ की, तो ये क्रेस्ट है और ये ट्रॉफ है, ये दोनों मिलकर डार्क पॉइंट बनाते हैं। डार्क पॉइंट इसे ऐसे डिनोट करते हैं। ये ट्रॉफ मिल जाए और क्रेस्ट मिल जाए तो ये ट्रॉफ, ये ऐसे कह दो, ये पहले क्रेस्ट था फिर ट्रॉफ था, ट्रॉफ का ले लो, ट्रॉफ क्रेस्ट था फिर ट्रॉफ था, तो ट्रॉफ कर लेंगे, ट्रॉफ प्लस क्रेस्ट, तो ये ट्रॉफ था और क्रेस्ट दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ट्रॉफ प्लस क्रेस्ट, ये भी डार्क बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डार्क पॉइंट। तो मैंने आपको ये बताया फाइनली कि अगर सेम मिल रहे हो तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है। दैट्स वाई यहाँ पर अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में है A1 और यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में है A2, तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब मीडियम के जो पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट करना छोड़ देंगे, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। वैसे यहाँ पर A1 है और यहाँ पर A2 है, तो फाइनल एम्पलीट्यूड डार्क मिल जाएगा। तो मैंने आपको पहले ये बताया कि क्रेस्ट मिलेंगे तो आपका ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ट्रॉफ मिलेंगे तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, क्रेस्ट ट्रॉफ डार्क, ट्रॉफ क्रेस्ट डार्क, तो सेम होंगे तो ब्राइट आएगा, ये बताना चाहा मैंने आपको, ठीक है। तो आप समझते हैं कहां पर ये चीजें मिल रही हैं, और सिंबल भी मैंने आपको बता दी कि सिंबलाइज कैसे करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे इस सोर्स के जस्ट सामने, एस से सोर्स के जस्ट सामने आप देखेंगे, सोर्स के जस्ट सामने देखेंगे, सोर्स के जस्ट सामने आप देखेंगे, तो ये डॉट लाइन जिसे कहते हैं ट्रॉफ, फिर दूसरी डॉट लाइन ट्रॉफ, दोनों ट्रॉफ मिल लेते हैं, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो मैं यहाँ ब्राइट फ्रिंज बता दे रहा हूं ऐसे, ठीक है। और ये देखो क्रेस्ट यहाँ भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ऐसे यहाँ पर ट्रॉफ तो यहाँ भी ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और यहाँ पे क्रेस्ट तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो ये ट्रॉफ यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। इन सबको मिलाएंगे तो सामने स्क्रीन पर, इस अगर मैं स्क्रीन कह दूं, यहाँ पर ब्राइटनेस दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी, ब्राइटनेस, BRIGST, ब्राइट फ्रिंज कहते हैं इसे वास्तव में, फ्रिंज, ठीक है। इससे ऊपर की बात करते हैं, इससे ऊपर अगर यहीं देखें तो ये देखो, ये जो डार्क वाली लाइन है, इस डार्क वाली लाइन को कहा जाता है क्रेस्ट, और डॉट लाइन को कहा जाता है ट्रॉफ। तो क्रेस्ट को ट्रॉफ काट रहा है तो यहाँ डार्क पॉइंट दिखाना पड़ेगा, हमारा धर्म है। ऐसे यहाँ क्रेस्ट को ट्रॉफ काट रहा है तो यहाँ डार्क पॉइंट दिखाना पड़ेगा, क्रेस्ट को ट्रॉफ काट रहा है डार्क पॉइंट दिखाना पड़ेगा, क्रेस्ट को ट्रॉफ काट रहा है डार्क पॉइंट दिखाना पड़ेगा। इन डार्क पॉइंटों को मिलाओगे तो यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगी, कैसे बनेगी, डार्क फ्रिंजेस, ठीक। आगे चलते हैं, क्रेस्ट ब्राइट फ्रिंज, ट्रॉफ ब्राइट फ्रिंज, क्रेस्ट ब्राइट फ्रिंज, ट्रॉफ ब्राइट फ्रिंज, इन्हें मिलाओगे ब्राइट मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। यही चीज आप नीचे सीख सकते हो, ब्राइट है तो यहाँ पे डार्क बनेगा, मेजर करके देख लेना, डार्क फ्रिंजेस, फिर यहाँ पे ब्राइट बनेगा, ब्राइट फ्रिंजेस। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको ऑब्जर्व ये रखना है, ये याद ये रखना है कि सेंट्रल मैक्सिम जो आपकी सेंट्रल फ्रिंज होगी, वो सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होगी, चाहे आप कहीं पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट थी और बाकी फ्रिंजेस डार्क थी। ये आपका यंग डोलसेट एक्सपेरिमेंट था, जिसके द्वारा ये बताया गया कि ब्राइट डार्क जो फ्रिंजेस होती हैं वो कैसे बनती हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने फाइनली ये बताया कि जब कभी सोर्स के सामने स्लिट को रखा जाता है तो सोर्स से जो निकलती हैं वो पार्टिकल न निकलकर, वेव न निकलकर, वेवलेट्स जिसे कहते हैं आप, तरंगाग्र निकलता है, वेव फ्रंट निकलता है, और वेव फ्रंट क्रेस्ट ऑफ के फॉर्म में आगे बढ़ता है। जब सेकेंडरी आप स्लिट्स आती हैं तो हाइगेन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग वहां से भी दो वेव सोर्स की तरह बिहेव करते हैं, जिनसे क्रेस्ट ऑफ निकलते हैं। क्रेस्ट जब मिलता है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रेस्ट जब मिलता है तो वहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, जब क्रेस्ट ऑफ मिलता है तो वहाँ एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाता है, और मिनिमम वाले डार्क पॉइंटों को मिला तो डार्क फ्रिंज मिलेगी,
मैक्सिमम वाले ब्राइट फ्रिंज को मिलाओगे तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। कभी क्वांटम मैकेनिक्स ट्रीटमेंट करेंगे हम जब यंग डोल्स एक्सपेरिमेंट का, तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही कीमती एक्सपेरिमेंट था। एक तरफ आप माइकलसन मोल्डिंग को जितना क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट मानते हैं, उसी प्रकार दूसरे पक्ष में यंग डोल्स एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी एक्सपेरिमेंट था। तब तक नहीं था जब तक यंग ने दिया था। बाद में जो क्वांटम फिजिसिस्ट आए उनका देखने का नजरिया बदला। फिर मैं आपको बताऊंगा आगे कभी समय मिला कि ये कैसे बहुत ज्यादा सुंदर एक्सपेरिमेंट बन जाता है। तो 10 को वहां रखते हैं, समझाता हूँ मैं इसके बारे में। और फ्रिंजेस को जरा ठीक कर लेते हैं, फ्रिंजेस को जरा मैं अच्छे से बना दूं। चलो इसे मिटा के सिंबल भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ स्क्रीन बनाई एक। तो मैं आपको क्या बताता था कि जब ब्राइट ब्राइट मिलेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो ये हो गई ब्राइट ब्राइट। ऐसी डार्क डार्क को मिलेंगे तो डार्क फ्रिंज बनेगी, ये हो गई डार्क। ऐसी ब्राइट ब्राइट को मिलेंगे तो ब्राइट फ्रिंज हो गई, ये हो गई ब्राइट। ऐसी डार्क डार्क को मिलेंगे तो यहाँ डार्क ब्राइट हो गई, यहाँ फिर डार्क मिलेगा, फिर ये ब्राइट मिलेगी। कुछ वैज्ञानिक बच्चे जो होते हैं शुरू में जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती, वो लोग इसे बी से ब्लैक पढ़ देते हैं। ऐसा नहीं होता, बी से ब्राइट ही पढ़नी है। तो ब्राइट को उजाला रहने दो, डार्क को ऐसे कर लो, फिर ये ब्राइट हो गया, ये ऐसे डार्क कर लो, ब्राइट डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया, डार्क है, नहीं भूल जा रहा। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको पैटर्न दीवार सामने वाली स्क्रीन पर देखने को मिलता है। अब बात ये चल रही थी कि ये कैसे महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट बन जाता है और इसके बारे में ही पूरी थ्योरी कैसे, इंटरफेरेंस यहाँ पर क्या हुआ। तो इस फिनोमेना को इंटरफेरेंस कहा जाता है। इसको आप थ्योरेटिकली कैसे बोलेंगे, इसको थ्योरेटिकली ऐसे बोलेंगे, जब किसी मीडियम में दो वेव्स, एक वेव ये रही, इससे निकल रही एक वेव और एक वेव ये रही, जब किसी मीडियम में दो वेव्स ट्रेवल करती हैं जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट सेम हो और एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेट सेम हो, तब उनके सुपरपोजिशन से होता कुछ ऐसा है कि सामने वाली वॉल पर क्या उस मीडियम में ही मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के पैटर्न दिखाई देते हैं। अर्थात कोई पॉइंट मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करेगा और किसी पॉइंट पर मिनिमम इंटेंसिटी शो करेगा। इस फेनोमेना को ही हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये वेव थ्योरी से वेवलेट्स कैसे निकल रहे हैं और इंटरफेरेंस कैसा हो रहा है, क्या इसे विजुअलाइज किया जा सकता है, तो ऑफकोर्स विजुअलाइज किया जा सकता है। ऑप्टिकल फिनोमेना में आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको कल परसों के बाद कह चुका था कि लाइट को नहीं देख सकते। तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज तो देखना नामुमकिन सी बात हो गई। हाँ, ये देख सकते हैं, बीच की चीज को नहीं देख सकते। अगर आपको बीच की चीज को देखना है तो आपको मीडियम लेना पड़ेगा, और मीडियम के लिए हम लेते हैं लिक्विड। तो क्या है, पूरा खेल हो रहा है। अगर इसी फिनोमेना को मैथमेटिकली डील करें तो ब्राइट डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी क्या होंगी, लोकेशंस क्या होंगे और कैसे इन्हें डील करेंगे, ये सारी बातें आगे का मैथमेटिक्स है। तो पहले आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको इंटरफेरेंस की बेसिक मैथमेटिकल डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैथमेटिक्स डील करते हैं। इसे मिटाते हैं और बात करते हैं इंटरफेरेंस कहते किसे हैं। इंटरफेरेंस कहते किसे हैं। Hashtag interference. When two waves of exact same frequency and approximate same amplitude propagate in same direction, then after superposition the resultant intensity in the medium is somewhere maximum and somewhere minimum. This phenomena is called interference. अब
कुछ वैज्ञानिक बोलेंगे इसके लिए पहले यंग डोज एक्सपेरिमेंट क्यों पढ़ा है। मैं ये बता रहा हूँ ताऊ जी कि ये स्लिट जो ली थी मैंने, ये S1 है, ये S2 है, यहां से ही 2 वेव निकली थी। तो कहा था मैंने व्हेन 2 वेव्स, तो यहां से 2 वेव निकली थी ऐसे ऐसे करके। अब ये समझ में नहीं आता तो किसी को दूसरे की वेव लेनी पड़ेंगे, ऐसे करके वेव निकली थी। तो व्हेन 2 वेव्स ऑफ एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तो ओमेगा सेम ले लिया, एंड अप्रोक्सीमेट सेम एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड इसका A1 ले लिया, इसका A2 ले लिया, बिल्कुल सही बात है। प्रोपोगेट इन सेम डायरेक्शन, दोनों को सेम डायरेक्शन में इसी दिशा में प्रोपोगेट करना। तो पहली वेव ऐसे आ गई और दूसरी वेव ऐसे आ गई, मान लीजिए, ठीक है। इसका नाम रख दिया y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस KX, और इसका नाम रख दिया y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी माइनस KX माइनस 5। ये डिफरेंस रख लिया। देखो ओमेगा सेम है दोनों का और एम्पलीट्यूड अलग है A1 A2, और अप्रोक्सीमेट को सेम कैसे करते हैं, A1 इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू A2। तो क्या कह रहा है कि when two waves of exact same frequency, when two waves of exact same frequency and approximate same amplitude propagate in same direction after superposition, ये जो टर्म आई है इसे मैं बताऊंगा मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। आफ्टर सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द मीडियम समवेयर मैक्सिमम, तो अभी मैंने तो बताया ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनती है, तो इसको कैसे कहेंगे, यहाँ पर ब्राइट बनेगी सेंट्रल फ्रिंज, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, somewhere maximum और somewhere minimum, this phenomenon is known as the interference। तो मेरा मानना ये है कि टीचर्स, बाकी लोग तो अपनी बुद्धिजीवी अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मेरा मानना ये है कि पहले अगर आप एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर लें, अगर आप सच में यहाँ तक लेक्चर देख रहे हो तो आपको सब समझ आएगा कि इंटरफेरेंस कहते हैं किसे। इंटरफेरेंस कहते हैं जब कभी लगभग सेम, लगभग एग्जैक्ट क्या लेना है आपको, एग्जैक्ट लेना है, जब कभी दो एग्जैक्ट एंगुलर फ्रिक्वेंसी की दो वेव्स और जिनके एम्पलीट्यूड अप्रोक्सीमेट सेम हो, when the two waves of the exact same frequency and the approximate same amplitude propagate in same direction, then after superposition the resultant intensity of the wave somewhere maximum or somewhere minimum, this phenomena, this optical phenomena is known as interference। तो इंटरफेरेंस आपको समझ में आ गया किसे कहते हैं। अब मैथमेटिकली डील करेंगे कि जो चीज इंटेंसिटी ब्राइट दिखाई दे रही है वो कितना ब्राइट होगा और जो डार्क दिखाई दे रहा है वो कितना डार्क होगा। लेट्स स्टार्ट। Hashtag mathematical treatment, mathematical treatment। Let we have two waves of displacement y1 and y2, comma their angular frequency is omega and amplitudes are A1 and A2। एंगुलर तो अब बात कर रही है हमें पता चल गया। अब एम्पलीट्यूड क्या लिखेंगे इनका, y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस का KX, वेयर K इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट, y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी माइनस KX और माइनस का 5 फेज डिफरेंस है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसे कहते हैं भाई, इन्हें जोड़ना है। y इक्वल टू y1 प्लस y2, y इक्वल टू y1 कितना है A1 साइन ओमेगा टी माइनस का KX प्लस y2 कितना है A2 साइन ओमेगा टी माइनस का KX माइनस का 5, इसे मानो A। y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस का KX प्लस A2 और साइन A प्लस बी लगाओ, साइन A प्लस बी कहता है साइन ए कोस बी, साइन ओमेगा टी माइनस का KX इंटू कोस 5 प्लस कोस ओमेगा टी माइनस का KX इंटू साइन 5। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और उसमें भी। y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी माइनस का KX प्लस का A2 साइन
ओमेगा टी माइनस का के एक्स इंटू कोस फाइव प्लस का ए टू कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स इंटू साइन फाइव। कुछ कॉमन आएगा देखो इसमें से, वाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी ले लो कॉमन, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन ले लिए, बचा कितना ए वन प्लस ए टू कोस फाइव प्लस ये कितना है ए टू कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाइव। बताओ कितना बचा। ऊपर का मिटाते हैं, लाइन बड़ी है क्योंकि नोट तो कर ही रहोगे साथ के साथ। बताओ कितना बचा, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। पहले पूरा साफ कर देता हूँ। ठीक, अब बताओ ये बचा, यहाँ से देख के पूरा लिखो, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ताले में लगा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा, एक बार याद कर लो, डायरेक्ट लिखता हूँ देखो मैं से, ओमेगा टी माइनस के एक्स ए वन प्लस ए टू कोस फाइव प्लस ए टू कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव। याद हो सकता है मुझे, ये खामों का स्टंट कर रहा हूँ, याद हो जाएगा। देखते हैं मेमोरी कितनी अच्छी है। साइन के साथ पहले लिखना ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर ए वन प्लस ए टू कोस फाइव, फिर ए टू के साथ लिखना है कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाइव। याद नहीं होगा, डायरेक्ट जीरो पंक्ति मत करो, वाई बराबर लिखो, वाई इक्वल टू कितना है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ए वन प्लस ए टू, ए वन प्लस ए टू कोस फाइव प्लस ए टू कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाइव। कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ए वन प्लस ए टू कोस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ए टू साइन फाइव। इस चीज़ को मानेंगे आर कोस थीटा, या कुछ लोग इसे ए कोस थीटा भी कह देते हैं ऐसे, और इस चीज़ को मानेंगे ए साइन थीटा। तो बताओ कितना बनेगा, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ए कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू ए साइन थीटा। ए कॉमन लेंगे तो इक्वेशन बनेगी ए माइनस ब्रैकेट कितना बचा अंदर, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा। तो आई होप समझ रहे होगे कौन सी इक्वेशन बन रही है, ए साइन ओमेगा टी माइनस को एक्स और प्लस का थीटा है। यह है रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव। तो ये बता रही है कि दो जब सिंपल हार्मोनिक वेव आपस में मिलेंगी तो वो भी एक वेव को डिनोट करेंगे। अब बात आती है कि अगर आप इसी ये जो एम्पलीट्यूड है वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट वेव, और थीटा क्या है, थीटा है आपका फेज डिफरेंस, थीटा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ठीक है, इनिशियल वेव के साथ है ना, क्योंकि साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है वो इनिशियल वेव है जिसे y1 कहते हैं, तो y1 के साथ फेज डिफरेंस। अब बात आती है कि एम्पलीट्यूड निकालना पड़ जाए इस वेव का और ये थीटा निकल जाए, तो आपको पता है एम्पलीट्यूड यहाँ रख देंगे और थीटा यहाँ रख देंगे, तो वो पहले वाली वेव से हम ऑब्जर्व प्राप्त कर सकते हैं कि रिजल्टेंट फाइनल वेव क्या होगी। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये A1 और ये थीटा कैसे निकालते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ए क्या है, तो वी नो दैट लिखेंगे और ये चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, कैसे लिखेंगे ऐसे, वी नो दैट, वी नो दैट क्या है, ये ए की वैल्यू, किस वैल्यू, ए कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए कोस थीटा इक्वल टू A1 प्लस A2 कोस फाइव, ये हमने मानी थी, A1 प्लस A2 कोस फाइव। और बताओ जरा साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, ये साइन थीटा की वैल्यू
ए साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, A2 साइन फाई, A2 साइन फाई। ठीक है, इतना लिख लेते हैं, फिर मैं आगे की तो मैथमेटिक्स बताता हूँ कि कैसे इससे ए और थीटा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बताओ इसे अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ और इसे इक्वेशन सेकंड मान लूँ तो बताओ क्या कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बताओ क्या करो, इसका स्क्वायर करो, ए कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इनका भी स्क्वायर सम करेंगे, मतलब इक्वेशन वन फर्स्ट और सेकंड का स्क्वायर सम कर रहे हैं हम, और स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे कैसे, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। कॉमन लेंगे, ए स्क्वायर बचेगा कितना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अंदर कितना बचा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू कोस फाई। कैसे लिख रहा हूँ मैं, राइट, यहाँ पे छूट गया ना एक टर्म, यहाँ पे टर्म छूट गया, A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, कोस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कोस फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। मतलब कितना बचा, A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस ये वाली टर्म लिखेंगे इसके पास कितनी है, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कोस फाई। इसकी वैल्यू 1 होगी तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी ना, बराबर कितना है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉमन लीजिए, कितना होता है कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कोस फाई। इसकी वैल्यू 1 हो गई, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। ये आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। एम्पलीट्यूड कितना आएगा, एम्प्लाइज ए इक्वल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाई। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। एक और चीज करते हैं, इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करो भाई। 2 कितना है, ए साइन थीटा अपन ए कॉस थीटा है इक्वल टू A2 साइन फाई अपन A1 प्लस A2 कोस फाई। ओए होए क्या काट रहा हूँ, वैज्ञानिक बन रहा हूँ। tan थीटा इक्वल टू A2 साइन फाई अपन A1 प्लस A2 कोस फाई एम्प्लाइज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स A2 साइन फाई अपन A1 प्लस A2 कोस फाई। दिस इज the phase difference for resultant wave। पहले आप इस चीज को बहुत अच्छे समझेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है और रिजल्टेंट फेज डिफरेंस क्या होता है। फिर इस मैथमेटिक्स के जरिए इसकी नाव पर बिठाकर मैं तुम्हें इंटरफेरेंस के एक कह सकते हैं एक इंटरफेरेंस की तरफ यात्रा करवाऊंगा कि इंटरफेरेंस होता क्या है, समझ में। इंटरफेरेंस ये आप अगर इमेजिनेशन में आपको बताऊं तो ये समझ सकते हैं एक सुंदर सी बगिया है, इस पर चलने का पहला सफर जो है यहीं से शुरू होता है, ये इसकी नौका है। तो इसको जितने अच्छे से आप समझेंगे आगे इंटरफेरेंस को उतनी बारीकी से समझना है। समझना क्या है, इन दो फॉर्मूलों को लेकर चलना है। मैं और इन्हें मिटाकर एवेल्यूट करता हूँ। आपको याद कर रखना है ये वाला फॉर्मूला और ये वाला क्या है, A2 साइन फाई अपन A1 प्लस A2 कोस फाई। ठीक है, मिला के साफ करके लिखते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ चल क्या रहा है, वास्तव में होता क्या है। जो फिजिसिस्ट हैं वो कहते कुछ और हैं और लिखते वही हैं जो वो कहते हैं, लेकिन जब मास्टर उसे पढ़ता है, पढ़ता कुछ और है, समझता कुछ और है। और मजे की बात है, बच्चों को जब बताता है तो बताता किसी और तरीके से, तो मतलब कुछ और बन जाता है, बताता कुछ और है। और बच्चे होते हैं वैज्ञानिक, तो समझते ही कुछ और है। सो वी हैव ऑब्जर्व्ड। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हमारे पास दो वेव थे, एक का नाम था y1 इक्वल टू A1 साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक, दूसरे का नाम था y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। दोनों के बीच में सुपरपोजिशन हुआ तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट क्या बना, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, जहाँ एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, a इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू कॉस फाइव, और थीटा क्या था, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स a2 साइन फाइव अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव। ये चल क्या रहा है, चल ये रहा है, स्लिट ली थी आपने S1 और S2, ये S1 है ये S2 है, यहाँ से वेव जो निकली थी, जो भी आपने बनाए थे गुणा भाग करके, इसका नाम वास्तव में क्या था, इसका नाम था ये y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ से भी कुछ रेज निकली थी, जो भी आपने बनाए थे गुणा भाग करके, उनका नाम क्या था, नाम था y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वो क्या रहा था, स्क्रीन पर आपको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिले थे, वो क्या रहा था, स्क्रीन पर आपको ब्राइट डार्क फ्रिंजेस मिलते थे, सामने क्या था, ब्राइट बन रहा था, क्या बना था, ब्राइट। ब्राइट किसे कहते हैं, इंटेंसिटी ब्राइट थी, तो यहाँ ब्राइट इंटेंसिटी क्यों थी ये समझना जरूरी है। मैथमेटिक्स बताता है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट वेव जो है वो ये पैरामीटर्स रखते हैं, जहाँ थीटा और ए जो वेरिएबल पैरामीटर हैं, तो थीटा और ए वेरिएबल पैरामीटर हैं, इनके बेसिस पर मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ ब्राइट फ्रिंज बन रही है, इसका मतलब वेव की कंडीशन क्या होगी। वेव की कंडीशन ये होगी कि कुछ वेव जो यहाँ पहुंच रही होगी, वो ब्राइट बना रही है, क्यों। तो पहले समझेंगे इंटेंसिटी किसे कहते हैं। तो वी नो दैट इंटेंसिटी कहते हैं प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना हो गया, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कितना हो गया, a1 स्क्वायर प्लस का a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस 5, ये हो गया एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को अगर मुझे ब्राइट करना है, तो ब्राइट करने के लिए इस चीज़ को मैक्सिमम करना होगा, और ये चीज़ मैक्सिमम तब होगी जब ये चीज़ एक हो जाए। तो क्या होगा, कोस 5 को अगर मैं एक रख दूँ, इसको इफ मान लूँ, तो कितना बनेगा, i इज प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 इंटू a2, मिलाएंगे तो i प्रोपोर्शनल टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन रहा है। दिस कॉल्ड मैक्सिमम इंटेंसिटी बन गई। ठीक है, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी कब मिली आपको, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी तब मिली जब कोस फाई का मान 1 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे भाई यहाँ पर कोस फाई का मान 1 होगा, और यहाँ ही नहीं, जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंज बन रही थी वहाँ पर कोस फाई का मान 1 होगा। अब बात आ रही है, ये कोस फाई का मान 1 है क्या चीज, समझेंगे। पहले डार्क फ्रिंजेस की ओर बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कोस फाई का मान 1 का मतलब क्या है। ठीक है, स्पेशल केस समझेंगे फॉर डार्क फ्रिंजेस। फॉर डार्क फ्रिंजेस के लिए कैसे कर सकते हैं, तो आई प्रोपोर्शनल टू जो है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई है। इस चीज को मान लिया इफ ये चीज जो कोस फाई है वो -1 के इक्वल हो जाए, तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा i इज प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस का 2a1 a2, तो i इज प्रोपोर्शनल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, जिसे कहते हैं मिनिमम मिनिमम, बिल्कुल सही बात है। तो अब बात ये चल रही थी कि ये क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना ही चाह रहा हूँ यंग वर्सेस एक्सपेरिमेंट में जहां पर भी ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी, जहां पर भी डार्क फ्रिंजेस बन रही होगी, वास्तव में वहां ब्राइट डार्क फ्रिंजेस नहीं बन रही होंगी, वास्तव में कंडीशन बन रही होगी कि वहां पर कोस फाई का मान 1 होगा। जहां जहां पर कोस फाई का मान 1 बन रहा होगा वहां पर ब्राइटनेस दिखाई देगी, जहां जहां पर कोस फाई का मान -1 बन रहा होगा वहां डार्कनेस दिखाई देगी, जहां जहां कोस फाई का मान 1 बन रहा होगा वहां ब्राइटनेस दिखाई देगी, जहां जहां कोस फाई का मान -1 बन रहा होगा वहां डार्कनेस दिखाई देगी। तो बेसिकली आप ये मान सकते हैं कि कोस फाई का मान 1 होना और कोस फाई का मान -1 होना, यही ब्राइटनेस और डार्कनेस की कंडीशन है। अब समझते हैं ये वास्तव में क्या चीजें हैं, मिटाते हैं इसे और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हैशटैग
कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस एंड डार्कनेस तो ब्राइटनेस डार्कनेस कंडीशन क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि ब्राइटनेस की कंडीशन तो मुझे पता है। नंबर एक मान लेता हूँ कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस, कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस। भाई ब्राइटनेस कंडीशन क्या होती है हमें पता है, कोस फाई का मान एक होना चाहिए। भाई कोस फाई का मान जो आप एक बोलना चाह रहे हो। कंडीशन ऑफ डार्कनेस क्या होती है? कंडीशन ऑफ डार्कनेस क्या होती है? बोले भाई कुछ भी नहीं है, कोस फाई का मान माइनस एक होना चाहिए। बात तो सही है, ये कोस फाई का मान एक होना और कोस फाई का मान माइनस एक होना, चल क्या रहा है ये? कहना क्या चल? व्हाट इज फाई? फाई इज द फेज डिफरेंस, फाई इज द फेज डिफरेंस, फाई इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2। उनके बीच का फेज डिफरेंस तो है। ये एक कब होता है भाई? जीरो पे होता है। ये तो कोस फाई का मान एक कब होता है? जीरो पे होता है। कोस फाई का मान एक कब होता है? कोस जीरो का मान एक होता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कोस जीरो लिख दिया मैंने, कोस 0 डिग्री, तो एम्प्लाइज फेज डिफरेंस क्या हो? 0 हो। ठीक, कोस 0 का मान एक तब भी होता है या एन पाई पर भी होता है। आप एन पाई लिख दो, एन पाई लिख दो, जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। समझ लो यार, एन पाई लिख देता हूँ, एन पाई लिख दो। तो यहाँ कितना आ गया? एन पाई आ गया। एन का मान 0 रखोगे तो क्या क्या हो सकता है? एम्प्लाइज 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है। इन सारी स्थितियों में, इन सारे फेज एंगल पर, इन सारे फेज एंगल पर, इन सारे फेज एंगल पर, इन सारे फेज एंगल पर क्या होगा? ब्राइट दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। मैं आपको समझाऊंगा। ये कब आता है? ये आता है माइनस पाई पर। कोस पाई इक्वल टू कितना है? ये होता है 180 पर कोस पाई पर। तो कोस 180 का मान माइनस एक होता है। यहाँ पे कितना आ गया? एम्प्लाइज फाई इक्वल टू आ गया, पाई आ गया। पाई पर तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दे रहा था ना, क्वेश्चन पाई 10, कोस 180 का मान माइनस एक होता है। तो इसका मतलब यहाँ नहीं होगा। ये आपको ब्राइट चीज दिखाई देनी है, ब्राइट 2n+1 लैम्डा बाई 2। पहले आप 0 डिग्री लेके चलो, 0 डिग्री समझा देता हूँ, फिर आपको जनरल फॉर्मूला बाद में बताता हूँ। 0 डिग्री हो गया, कोस 0 का मान एक हो गया, 0 डिग्री आगे चलो, कोस 180 को कोस 180 माइनस एक आगे चलो। ठीक, अब समझते हैं ये चीज कहना क्या चाह रही है। ये चीज ये कहना चाह रही है, कंडीशन ऑफ ब्राइटनेस में मान लो एक वेव ये रही, इसका नाम y1 था, दूसरी वेव ये रही जिसका नाम y2 था। जहां पर स्क्रीन रखी है, जहां पर स्क्रीन रखी है वहां पर पहली वेव और दूसरी वेव के बीच का फेज डिफरेंस 0 है। इसका मतलब अगर नीचे वाला भाग पहुंच रहा है वहां पर पहले का, तो दूसरे वाले का भी निचला भाग पहुंचेगा, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखा रहा है। अगर ऊपरी भाग पहुंच रहा है ऐसे करके, तो दूसरी वाली वेव का भी ऊपरी भाग पहुंच रहा है, क्योंकि सेम होने पर ही फेज डिफरेंस 0 होता है। आप समझ रहे हो? मैंने ये कहा कि जब दो वेव्स के बीच में यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, तो स्क्रीन पर जब वो चलकर पहुंच रही होंगी तो वहां पर उसका ऊपरी भाग मिल रहा हो या निचली भाग मिल रहा हो, इसलिए वहां ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है। और सामने तो बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी ही सीधी सी बात है, राजेश खन्ना वाला डायलॉग, बड़ी सीधी सी बात है। सोर्स से लाइट निकली, सामने सामने चलकर आई, सामने सामने चलकर आई, तो बड़ी सीधी सी बात है। तुम भी उतना चले हो, मैं भी उतना चली हूँ, तो बिल्कुल समान थकेंगे। तो इसका मतलब अगर इसने लहरें ली होंगी 32, तो वहां तक पहुंचने में इसने लहरें ली होंगी 32वें लहरे पर इसका मुंह होगा ऊपर, तो सीधी सी बात है 32वें लहरे पर इसका मुंह भी होगा ऊपर। इसका मतलब ये होगा ऐसे लहरें लेके चले जा रहा होगा, लहरें लेके जा रहा होगा, तो सेम लहर यहाँ पहुंचेगी, और सेम लहर कहीं पहुंचने को कहते हैं फेज डिफरेंस का 0 होना। और हमारी बात ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करें तो कभी ऐसा हो रहा हो जब ये चाहे पे पहुंच रहा हो ऐसे, और ये वाली लाइट पहुंच रही हो ऐसे, तो आप देखेंगे कि जब ये वाला y1 वाला वेव जब वहां तक पहुंचेगा तो ये बोलेगा भाई मुझे तो ये देखो कम चलना पड़ रहा है, और नीचे वाला वेव बोलेगा भाई मुझे तो ज्यादा चलना पड़ रहा है। जब ज्यादा चलना पड़ रहा है, कम चलने पड़ने की बारी चल रही है, तो पहली वाली वेव बोली भाई मैं जब कम चल रही हूँ तो मैं 25 लहरें लेके चलूंगी। बोले वो तो चलेगी क्योंकि कम है। अब ये जब चली तो इसने लिए 27 लहरें, समझना लहरें कहना क्या चाहूँ, तो इसने 25 लहरें ली, और 25वां लहरा इसका था ऊंचा, क्या था? ऊंचा। और इसने 27 ली, तो ऐसे ऐसे करके 25 यहाँ कंप्लीट हुआ होगा, 26 27 इसका लहरा था नीचा, तो 27वां लहरा नीचा था, तो ये कट जाएंगे तो फाई का मान कितना होगा? 180 डिग्री पर ही कटेंगे, ऊपर नीचे, फेज डिफरेंस 180 होगा, तो कट जाएंगे। तो हमने बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अब एक संयोग था कि ये ऊंचा आया और ये नीचा आया, क्योंकि इन्होंने समान दूरी नहीं चली है। तो आप देखेंगे जब कभी वेव समान दूरी चलती है तो सेम फेस पर पहुंचते हैं, जब कभी असमान दूरी चलती है तो वो सेम फेस पर भी हो सकते हैं और असमान फेस पर भी हो सकते हैं। मैं
अगर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होते तो मैं आपको दिखा पाता, वैसे मैं अभी भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, पहली वेव आई ऐसे और दूसरी वेव आई ऐसे, सेम बनाना चाहता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर उठाओ और इसको भी थोड़ा ऊपर उठाओ, तो ये जब ऊपर चलेगी तो इसका क्रस्ट पहुंचेगा और इसका ट्रॉफ पहुंचेगा। आप देखो देखो, ये जब यहाँ तक है ना इतनी, थोड़ी ये ज्यादा बड़ी वेव है, तो इसके अगले का जो ट्रॉफ होगा, हाँ अब समझ आएगा, देखो तुम ऐसा समझा सकता हूँ, याद आ गया नहीं, इजी पड़ेगा ऐसे। देखो ऐसे, ये पॉइंट सोर्स ये है, एक पॉइंट सोर्स ये है, तो इसको बनाया ऐसे चली गई वेव, इसको बनाया ऐसे चली गई वेव। ठीक है, अगर इस वाली वेव को मैं थोड़ा ऊपर करूं तो आप देखोगे इस पॉइंट पर इसका ये वाला भाग पहुंचेगा, ऊंचा वाला, लेकिन इसको यहां से ऊपर उठाना पड़ेगा तो इसका निचला भाग पहुंचेगा वहां तक, क्योंकि अब अगर सोच कर देखें तो इसको इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इतनी वेव पे तो ये यहाँ पास तक पहुंचेगा, इतनी वेव पे तो अगला भाग जब पहुंचेगा तो ये वाला पहुंचेगा, तो ये वाला पहुंचेगा, तो ये जब पहुंचेगा तो ये प्लस का A1 है, ये माइनस का A1 है, ये कट जाएंगे और यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो संक्षेप में मैंने ये बताने की कोशिश करी कि जो वास्तव में इंटरफेरेंस की जो होता है वो वास्तव में पाथ डिफरेंस की वजह से होता है। रास्ता अगर कम ज्यादा चलोगे तब वहीं पर फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। फेज का मतलब होता है शकल का बदल जाना, इसकी शकल ऐसी है, इसकी शकल ऐसी है, मतलब फेज डिफरेंस है। अगर दोनों एक जैसी शकल के होते बोलते सेम फेज में। आपको थोड़ा सा और लॉजिक दे देता हूँ, समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सेम फेज और अपोजिट फेज और फेज डिफरेंस का मतलब क्या है और समझते हैं। हैशटैग फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। अगर कोई वेव चल रही है इस पॉइंट पर, मैंने बोला ये पॉइंट का नाम J है, दूसरी वेव भी आई इसी पॉइंट पर, पॉइंट समझ रहे हो, इसी के सामने, तो मैंने कहा अबे तुम दोनों की शकल तो अलग है, तो यहाँ कहेंगे इन दोनों का फेज अलग है, कहेंगे फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है। अगर दोनों सेम फेज में आते ऐसे तो हम बोलेंगे ये वाली वेव जो है इसका नाम y1 रख दो, इसका नाम y2 रख दो, इसका नाम y3, कहेंगे y1 और y3 देखो J पॉइंट पर सेम फेज में, ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है, सो वी कैन से y1 and y3 have same phase at point J। तो मजे की बात यह है, हम अगर सेम फेज या अपोजिट फेज कह रहे हैं तो हमें रेफरेंस देना पड़ेगा किस पॉइंट पर। वी कांट से कि हाँ वैसे यहाँ पर होगा कि हर पॉइंट पर सेम फेज में होंगे, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है अलग अलग पॉइंट पर फेज डिफरेंस अलग अलग हो, तो शकल सेम होने पर फेज सेम होता है और शकल अलग होने पर फेज डिफरेंस होता है। वी कांट से फेज डिफरेंस कितना होगा, उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा। हाँ, फेज डिफरेंस आता किसकी वजह से वही मैं बताना चाह रहा था वहाँ, कि अगर वेव अलग अलग चलती हैं तब फेज डिफरेंस आता है। मैं जियोमेट्री मैं माइंड में तो सोच पा रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट होता तो मैं दिखा पाता कि भाई, मैं दिखा पाता, सोचो कल्पना करके कि मेरे पास एक प्लास्टिक की वेव होती तो मैं ऐसे करके दिखाता तुम्हें और दिखाता देखो सेम बराबर है, तो यहाँ पर ऊंचाई ऊंचाई पर है, जब प्लास्टिक वेव को ऊपर घुमाऊंगा तो इसका अगला वाला सिरा वहां पहुंचेगा, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता। तो अगर हम कहीं भविष्य में ऐसी जगह पहुंच पाए जहाँ इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो तो वहाँ बहुत अच्छे से समझ पाएंगे वहाँ के बच्चों को। फिलहाल आप यही समझने की कोशिश करेंगे कि फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस कैसे रिलेट करते हैं। तो पाथ डिफरेंस होने पर ही फेज डिफरेंस आता है, सॉरी पाथ डिफरेंस होने पर ही फेज डिफरेंस आता है। इस बात को जहन में भर लो। कैसे, अभी और समझाता हूँ आपको। इसे मिटाते हैं, दिखाता हूँ कि कैसे। एक पॉइंट सोर्स ये है, इसे मिटाते हैं। ओके, मान लीजिए एक पॉइंट सोर्स ये है S1, एक पॉइंट सोर्स ये है S2, और यहाँ पहुंचना है, इन्हें यहाँ पर पहुंचना है मान लो। लास्ट बार बता रहा हूँ बस, मैंने बोला S1 जी आप वहां पहुंचे, तो इन्हें कहा मैं तो ऐसे जाऊंगा, पहुंच गए, क्रस्ट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्रस्ट बन रहा है, और मैंने इससे कहा तुम पहुंचो, तो इन्हें कहा मैं जाऊंगा, इसका ट्रॉफ पहुंच रहा है। हमने पूछा भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका उस बिंदु पर ट्रॉफ है, आपका उस बिंदु पर क्रस्ट, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बार बार जो मैं बारीकी समझने की कोशिश करूँ, आपको समझो यार, तो मैं कहने का चाह रहा हूँ। ये बोला, इससे मैंने पूछा कि ये गीता है, मान लो ये है गीता और ये है बबीता, तो बबीता और गीता दौड़ लगा रहे हैं,
तो मैंने पूछा भाई गीता जी, आप जब यहाँ तक पहुंची तो आपका क्रेस्ट पहुंच रहा है। बबीता जी से पूछा आपका यहाँ ट्रफ पहुंच रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बबीता जी बोली भाई ये तो देख ले वो कम चल रही है, ये तो देख ले वो कम चल रही है। अगर मुझे भी उसी के बराबर दौड़ना पड़ता तो मेरा भी यहाँ क्रेस्ट पहुंचता। मैं बोला बात तो सही कह रही है। बोला कब कह सकती हूँ? बोला ऐसा तब कह सकती हूँ जब मेरे एंगुलर फ्रिक्वेंसी सेम हो, तो सेम कंडीशन है, उसको तो मान के चलना पड़ेगा। अगर एंगुलर फ्रिक्वेंसी खत्म करें तो पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी, जो तुम कहना चाह रहे हो कि यहाँ देर पहुंचेगा, मामला खराब हो जाएगा। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी तो कंडीशन है, उसे मान के चलना पड़ेगा। मैं गीता जी से कहा भाई गीता जी ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका क्रेस्ट पहुंच रहा है? तो गीता जी बोली भाई मैं चली हूँ कम, और गीता जी बोली मैं चली हूँ ज्यादा। और जब मैं ज्यादा चली हूँ तो ऐसा हुआ है कि मेरा तो साइन वेव है, तो साइन वेव में होना ये था कि क्रेस्ट का अगला भाग पहुंच रहा है वहां पर। जब क्रेस्ट का अगला भाग पहुंच रहा है तो वहां ट्रॉफ मिल रहा है। तो हमने बोला कहीं ना कहीं रोल तुम्हारे ज्यादा चलने का है क्या? बोले और नहीं तो क्या, मैं जो फालतू चली हूँ उसकी वजह से ही ये फेज डिफरेंस दिख रहा है, उसकी वजह से ही हमारी संगत शक्लें बदली हैं। मैंने बोला इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे ज्यादा चलने से फेज डिफरेंस आया है। बोले ऑफकोर्स, मैं ज्यादा नहीं चलती तो फेज डिफरेंस नहीं आता। बोले कितना ज्यादा चली हो? बोले यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के देख लो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के देख लो। बोले मैं इतना परपेंडिकुलर डाल के देख लो। बोले मैं इतना ज्यादा चली हूँ, ये परपेंडिकुलर इतना ज्यादा चली हूँ। मैंने बोला अरे भाई साहब ये तो तुम्हारे रास्ते का अंतर है, ये तुम्हारे रास्ते अगर इतने होते तो बराबर होते, इतना फालतू चली हो तुम। तो बोले हाँ, इस फालतू को ही पाथ डिफरेंस कहते हैं, इस फालतू को ही पाथ डिफरेंस कहते हैं। मैंने बोला तो इससे क्या हो गया? बोले बेटा इसी से तो ये फेज डिफरेंस आया है। प्रोपोर्शनल नहीं होता, रेस्पॉन्सिबल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फेज डिफरेंस, फॉर फेज डिफरेंस। तो मैंने संक्षेप में आपको ये बताने की कोशिश करी वहां पे भी, पहले भी, और इतनी देर का मैं चिल्ला ये कहता है कि पाथ डिफरेंस ही रिस्पॉन्सिबल होता है फेज डिफरेंस के लिए। जब पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो कहीं ना कहीं आपस में रिलेट भी करते होंगे, रिलेशन भी रखते हैं। वो महत्वपूर्ण रिलेशन हम समझेंगे, और पूरे इंटरफेरेंस की जान है वो, चाहे वो एम्पलीट्यूड डिवीजन इंटरफेरेंस हो, चाहे वो वेव फ्रंट डिवीजन इंटरफेरेंस हो, कैसा भी हो, आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के साथ ही खेलना पड़ेगा। ये बात आप समझ लें कि बिना पाथ डिफरेंस के फेज डिफरेंस नहीं आता। ये मैं मैथमेटिकल इक्वेशन में भी समझाऊंगा, समझते हैं। इसे मिटाएं क्या? मिटा देते हैं, तो इसे मिटा देते हैं और समझते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन सपोज द पाथ डिफरेंस बिटवीन two waves is delta phi, and phase difference is delta x. then relation क्या होता है? path difference is equal to 2 pi upon lambda upon 2 pi into phase difference। ये ऐसे भी कह सकते हैं, implies phase difference is equal to 2 pi upon lambda into path difference। इसको ऐसे लिख सकते हैं, implies phase difference delta phi is equal to 2 pi upon lambda into delta x। अब जरा विचार करके देखें, मैं जो चिल्ला के कह रहा था, गीता व गीता अगर साथ चलती तो दोनों बराबर दूरी चलती। अगर पाथ डिफरेंस खत्म हो जाता तो उनका फेज डिफरेंस भी खत्म हो जाता। अगर पाथ डिफरेंस खत्म हो जाता तो उनका फेज डिफरेंस भी खत्म हो जाता। बात समझ आ रही? तो हम समझेंगे एक चीज और निकालेंगे यहाँ से रिजल्ट, पाथ डिफरेंस, ये दोनों एक ही चीजें हैं, रिलेट करके देखना एक ही चीजें। पाथ डिफरेंस कितना होता है ब्राइट और डार्क के लिए? तो यहाँ बता रहा हूँ ब्राइट के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया था ब्राइट के लिए कोस फाई का मान 1 होना चाहिए, बताया था, मतलब फाई का मान 0 होना चाहिए। ये तो बात चल रही थी, फाई का मान 0 होना चाहिए, फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, फाई का मान 0 होना चाहिए, तभी को 0 मिलेगा। अब फेज डिफरेंस को अगर मैं 0 रखूंगा तो पूरी चीज खत्म हो जानी चाहिए। फिर मैंने बताया था आप टू एन पाई रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? सम संख्याओं में 0 आता है। कब आता है? सम संख्याओं में। यहाँ अब आती है बात, कोस फाई का मान 1 होना चाहिए, तो कोस फाई का मान कोस 2n पाई रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 2n पाई। कोस से कोस कट गया, एम्प्लाइज फाई का वैल्यू क्या होती है? 2n पाई। अगर फाई की वैल्यू 2n पाई आए तो वहाँ ब्राइटनेस दिखाई देगी। अब यहाँ से आप यहाँ पर रखें और देखें पार्ट डिफरेंस कितना आता है। एम्प्लाइज डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना है? 2n पाई।
2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, कितना है एन लैम्डा। ये आप दिमाग में भर लेंगे, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होना चाहिए। फॉर डार्क फ्रिंज ये देखते हैं डार्कनेस, फॉर डार्क फ्रिंज के लिए मैंने क्या बताया था, कोस फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। कोस फाई कब होती है भाई -1, कोस फाई के लिए कोस की वैल्यू होती है कितनी यही रखना है, तो ये हो जाएगा 2n+1 पाई। देखते हैं अगर मैं यहाँ रखता हूँ, बिल्कुल सही चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो कोस पाई है, कोस पाई के लिए मान बिल्कुल सही है। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 2n+1 पाई होगी। तो 2n+1 पाई अगर मैं यहाँ रखूँगा तो कितना रिजल्ट आएगा, इधर देख लो, इधर आएगा एम्प्लाइज पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस कितना है 2n+1 पाई, पाई से पाई कट गया, इक्वल टू आ गया 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो ये आ गया रिजल्ट। तो आप आई होप समझ रहे होंगे कि कैसे मैंने बताया आपको कि पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस रिलेट करते हैं, और फिर मैंने कैसे बताया कि क्या होगा पाथ डिफरेंस की कंडीशन। तो पाथ डिफरेंस कंडीशन होती है एन लैम्डा। मैं एन लैम्डा जब कह रहा हूँ तो वास्तव में वही चीज़ कह रहा हूँ कि वो फेज डिफरेंस 2n पाई पर पड़ रही है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। तो 2n पाई पर पढ़ लेंगे तो डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये कंडीशन में साफ करके लिख दो ताकि आप याद कर पाएं। नोट कर लेना सब कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बारीक चल रहा है, बहुत बारीक। मैं स्टार बना के लिखूंगा, मैं स्टार बना के लिखेंगे कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज किसके टर्म में, पाथ डिफरेंस के टर्म में। पाथ डिफरेंस याद क्या रखना है, यही याद रखना है, डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। ये अच्छे से याद रखना है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। नंबर क्रॉस कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस के टर्म में। पाथ डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा एक्स इक्वल टू अभी बताया था कितना 2n+1 लैम्डा बाय 2, ये होता है बिल्कुल सही। तो ये पाथ डिफरेंस आप याद रखेंगे, इसी से हम आगे चीजें डील कर सकते हैं। बताता हूँ इसे और आगे चलते हैं। फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, और फ्रिंज की लोकेशन कैसे निकालते हैं, तो हम मैथमेटिकली डील करेंगे यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट को, ठीक है।